नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके सीबीटी एग्ज़ाम आईटीआई 2025 के लिए हम आपको क्लासेस दे रहे हैं एक एक करके, और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये हमारी क्लास नंबर 9 है। माय डियर, इससे पहले 8 क्लासेज हम आपको कंटिन्यू और दे चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी ज़रूर देखना। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में एक पेपर होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, चारों सब्जेक्ट के उस 75 क्वेश्चन का मटेरियल हम आपको देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अभी से अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, डाल दीजिए अपने इस ग्रुप में, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट से। हम पढ़ रहे थे 3 फेज मोटर, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, और इस क्लास में हम और भी आगे उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे विस्तार से डिटेल से आपको बता रहे हैं। आई होप कि नया भी सीख रहे हैं। अगर आप कॉलेज नहीं भी गए ना, तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और एक एक वीडियो को देखना, गारंटी है हम पास करवाएंगे, और वो भी अच्छे स्कोर से। 90% से भी ऊपर नंबर आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड। वहां पर आपके मॉडल टेस्ट और फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, आपको एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट जब भी आते हैं तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। सो वहाँ पर भी जुड़े रहना। ITI CBT एग्ज़ाम 2025 सेकेंड ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में ये बाकी 8 क्लासेज भी मिल जाएगी, तो उनको ज़रूर देखना और अब जुड़ जाओ, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, आ जाओ। और पिछली क्लासेज आपने ज़रूर देखनी है, अगर नहीं देखी तो, क्योंकि क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करते हैं, ये है सबसे बड़ी खास बात। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप बाद में देख रहे हैं, वैसे भी हम रिकॉर्ड करके ही दे रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्पीड डबल कर सकते हैं, तो समय की थोड़ी बचत हो जाएगी। आइए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। वो पूछ रहा है कि वेरिएबल स्पीड यानी परिवर्तित गति के साथ स्पीड वेरिएबल चाहिए हमें, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, कौन सी मोटर का इस्तेमाल करेंगे। यानी दो बातें कह रहे हैं, अधिक टॉर्क भी चाहिए और स्पीड भी वहाँ लगातार वेरी करती रहे। दरअसल अगर हम दोनों स्लिप रिंग मोटर 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलना करें, तो स्लिप रिंग मोटर हाई टॉर्क वाली है और केज मोटर कम टॉर्क वाली है। अब यहाँ तो ठीक था, लेकिन दूसरी विशेषता की अगर बात करें तो स्लिप रिंग मोटर की स्पीड भी वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे बदलते हैं, शायद आपको याद होगा, रोटर में रियोस्टेट लगाकर। जबकि हमारी जो स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर होती है वो फिक्स स्पीड से ही चलती है। फिक्स मतलब जो उसकी निर्धारित गति होती है, जैसे 1500 RPM की है तो 1480 1475 RPM पर स्लिप के साथ चलती है। इंडक्शन मोटरों में सदैव स्लिप होती है, ध्यान रखना। मैं कारण से चीज़ें बताऊंगा। देखो, ऐसे फटाफट चलने वालों में मैं नहीं हूँ कि 15 मिनट में 30 क्वेश्चन करवा दिए, भाई वो चीज़ नहीं है। आप कॉलेज नहीं भी गए ना, तो भी आपको फीलिंग आएगी कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अब देखो, सेकेंड ईयर पास कर लोगे, आगे कंपटीशन एग्जाम फाइट करने हैं, आपको भर्तियों की तैयारियां करनी है, तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। तो नींव आज से ही रख लो ना। तो आ जाओ इस पर। क्वेश्चन का आंसर सी आएगा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्योंकि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि रोटर में प्रतिरोध होता है। ध्यान रखना, आपको एक बात बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, वो रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। और दूसरा, जो रोटर में रियोस्टेट लगाते हैं, इसी से ही हम गति को बदल देते हैं। यानी हम मोटर से स्पीड वेरिएशन और अच्छा टॉर्क दोनों चीज़ें ले लेते हैं। हालांकि ये स्टार्टिंग में ही लगा कर रखते हैं, बाद में हटा देते हैं, नहीं तो रोटर में कॉपर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसकी एक हानि भी है, रोटर में कॉपर हानि अधिक हो जाती है। इसलिए हम फिर लोग क्या करते हैं, बाद में इसको हटा देते हैं, कंटिन्यू सर्किट में नहीं रखते हैं। जब तक मोटर स्टार्ट होती है बस तब तक ही रखते हैं। माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन DC मोटर की वाइंडिंग में भी ये सवाल आ जाता है। देखो, मैं शायद पिछली क्लास में भी बात कर चुका हूँ, मतलब जो बच्चे कंटिन्यू हमारी क्लासेस देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। कई बार जब दिन साथ होगा ना आपका, तो एक ही क्वेश्चन 2-2 बार मिलेगा, क्योंकि वो कुछ DC मोटर वाले में से उठाते हैं, कुछ AC मोटर वालों में से उठाते हैं। और आपके लिए सेम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है ना 2-3 उत्तर बनते हैं, वैसे तो मैं आपको सारे ही बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। वेज होता क्या है, वेज लगता है जैसे स्लोट है ये वाला, मान लीजिए खांचा, इसमें हमने कॉइल डाल दी। अब ये कॉइल बाहर ना निकल जाए ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पर ये मान लीजिए स्लोट है, ये वाला मान लीजिए, तो स्लोट के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर
ऐसे है ना, एक बांस की फच्चर डाली जाती है, उसे बोलते हैं वेजेज। तो वेजेज के रूप में हम लोग बेम्बू यानी बांस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन कुछ बड़ी मोटरों में फाइबर का भी इस्तेमाल होने लग गया है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ फाइबर कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विश्वास कर लो और पढ़ लो इन क्वेश्चन को। ये बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हम पिछले 4 साल से आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी है हमारी। तो बेम्बू बांस को याद रखो, वेजेज बेम्बू, वेजेज बांस, इतना याद कर लो, चीज़ याद रह जाएगी, काम हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि 3 फेज़ जो मोटर होती है उसमें गति नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति ही प्राप्त हो सकती है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, यानी 2 स्पीड का मतलब होता है कि या तो 3000 आरपीएम मिलेगा या 1500 आरपीएम मिलेगा, या 1500 आरपीएम मिलेगा या 750 आरपीएम मिलेगा, 750 आरपीएम मिलेगा या 600 आरपीएम मिलेगा। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम पोल की संख्या को बदलें, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जितने ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे गति नियंत्रण के ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सुनते जाना ध्यान से। फ्रीक्वेंसी बदल कर, तो देखो गति का फॉर्मूला क्या होता है, F × 120 बटा पोल। अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 हर्ट्ज बढ़ाएंगे तो गति भी 2 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, 2 हर्ट्ज कम करेंगे तो गति भी 2 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग कम होगी। यानी यहाँ तो हम कितनी भी कर सकते थे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 55 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 65 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज कर सकते थे। इसी तरह से 45, 40, 35 नीचे भी ला सकते हैं। इसका मतलब यहाँ तो कितनी भी गति ले सकते थे, 2 का कोई मतलब नहीं। इसी तरह से अप्लाइड वोल्टेज, तो हमारी गति जो है वो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। हम वोल्टेज 10%, 5%, 25% बढ़ा करके कितने भी गति ले सकते हैं। इसी तरह से डाउन करके थोड़ी कर सकते हैं, जैसे छत पंखे में करते हैं। छत पंखे में कम से कम 4 या 5 स्लो उठाते हैं ना गति कम करने के, हो जाता है। उसके बाद में ए ऑप्शन बताया नहीं, सॉरी, रोटर रियोस्टेट, तो ये केवल स्लिप रिंग मोटर में लगता है, और इसमें तो हम 100 आरपीएम, 50 आरपीएम, 150, 200, 250, 300 कितने भी आरपीएम वेरी करवा सकते हैं। उत्तर आएगा डी, पोल की संख्या बदलकर। एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनना। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर अगर 2 पोल है तो मोटर की गति 3000 आरपीएम होगी। अब हम पोल बदल करके क्या कर सकते हैं, 4 पोल कर सकते हैं। अगर 4 पोल करेंगे तो गति 1500 आएगी। यानी मोटर के स्टेटर में हम इस तरह की वाइंडिंग डालें कि 2 पोल का अरेंजमेंट हो जाए। 2 पोल मतलब एक बार 2 पोल को यूज कर लें, एक बार 4 को कर लें, या फिर एक बार 4 पोल का इस्तेमाल कर लें और एक बार 6 पोल का इस्तेमाल कर लें। तो ये जो वेरिएशन मिलेगा ये केवल 2 ही गतियों का मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? गति पोल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये ध्यान रखना। अगर पोल की संख्या बढ़ती है तो स्पीड घटती है, डिक्रीज होती है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को ना? आई होप कि पूरा भारत ये वीडियो देख सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है। सामान्यतः जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, साल में लगभग 8-9 महीने कंपटीशन वालों को ही पढ़ाते हैं, 3 से 4 महीने आपको आईटीआई वालों को देते हैं, तो वो जनरली क्वेश्चन हमारे हिंदी में होते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि आपके देखो पूरे भारत में एक ही दिन पेपर होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं, चाहे आप यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, बिहार, गुजरात, कहीं से भी हो, सब जगह। आइए अगले पेपर क्वेश्चन देखो। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइमर? ये मैं पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुका हूँ। पहला सवाल, इसका एक और भी बनता है, वो भी बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं? तो ध्यान रखना, 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक टाइमर होता है। जो कॉन्टेक्टर होते हैं ना, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर। ठीक है ना? मोटर पहले स्टार में चलती है, फिर डेल्टा में कन्वर्ट होती है। तो ये जो ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में गई थी ना, ये जाने का जो काम करवाने का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस टाइमर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उत्तर होगा सी, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना। बताइए बात समझ में आ रही है क्या? सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? आई होप कि आप क्लास को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मुझे कैसे पता लगेगा? आप बदले में लाइक ज़रूर करके जाएंगे वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है, आपसे एप्रिसिएशन की हमें ज़रूरत होती है। एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, दबा दो बटन प्लीज़।
आप लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई, तो अगली क्लास हम और जल्दी लेकर आते हैं। मोटिवेट होते हैं ना कि चलो बच्चों को ज़रूरत है, वेरी गुड, इतने बच्चों ने लाइक किया, चलो क्लास और उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाइए प्लीज़, उन तक पहुंचाइए क्लास। हाँ, आप उन तक क्लास पहुंचा दो, ये मेरी गारंटी है कि पढ़ने के बाद वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मेरे से परमानेंट जुड़ेंगे वो। तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आइए सवाल पर। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आएगा जरूर। इंसुलेशन प्रतिरोध नापते किसका है? वाइंडिंग का नापते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, सारे ही बताऊंगा। मेगर इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके पेपरों में क्वेश्चन सेम होगा, ऑप्शन सेम होंगे, मतलब ये लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अपने यहाँ ए उत्तर में है तो वहाँ भी ये ए में ही होगा क्या, वहाँ ये सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, कहीं भी हो सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना, पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वाइंडिंग का उपयुक्त इंसुलेशन प्रतिरोध है कितना? तो ध्यान रखना, इंसुलेशन प्रतिरोध का सही मान है 1 मेगा ओम से अधिक, ठीक है ना। अगर 1 मेगा ओम से कम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वाइंडिंग में नमी प्रवेश कर चुकी है, वाइंडिंग से नमी दूर हटाइए। नमी दूर हटाने के लिए वाइंडिंग को हीट करते हैं, और अगर वाइंडिंग को पहले ही गर्म कर देते हैं तो इसे प्री हीटिंग बोलते हैं। यानी प्री हीटिंग सही से नहीं की गई थी, कुछ नमी रह गई, फिर आपने सीधी वार्निश डाल दी। खैर इतना डिटेल में अभी जाने की फिर क्या ही ज़रूरत है, आपके पेपर शेड्यूल आ चुका है, मैं डाल चुका हूँ, देख लिया ना आपने। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम कब होंगे, सब आ चुका है, CBT और पूरी डिटेल है ना, और कितने क्वेश्चन किस में आते हैं। अगर ये भी नहीं देखा तो मैं इस पर अलग से डिटेल वीडियो दे दूँगा। अगला सवाल देखो, AC 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है? 2 उत्तर हैं, ये तो इतना देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम वाले अलग देते हैं। हम सामान्य भाषा में बोलते टाइम तो बोलते हैं 5 से 7 गुना। और किसका? अपनी FLC का। FLC का मतलब होता है फुल लोड करंट। फुल लोड करंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भार धारा, ठीक है। तो अपनी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना होगा। यहाँ 5 से 6 गुना है, कुछ जगह 5 से 7 गुना होता है। जैसे मैंने पीछे क्लास में सवाल भी करवाया और बता रहा हूँ, 1 HP की 3 फेज़ मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है ना। तो इस मोटर का स्टार्टिंग करंट इसका 6 गुना यानी 9 एम्पीयर के आसपास होगा। देखो, समझ रहे हो। और ये तब तक रहता है जब तक मोटर नॉर्मल स्पीड में नहीं आती। नॉर्मल स्पीड में आते आते मोटर को लगभग 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। आ रहे हैं सवाल समझ में? आई होप कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। प्लीज़ कर देना लाइक ज़रूर, और शेयर तो कर ही रहे होंगे। व्हाट्सएप पर भेजना कि देखो मैंने इस ग्रुप में शेयर किया है सर, फ़ोटो भेजना, तब यकीन हो जाएगा। आ जाओ अगले सवाल पर। स्टेटर साइड से 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की गति कंट्रोल करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? देखो पिछली क्लास में यानी क्लास नंबर 8 में हमने ये देखा था कि रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने के तरीके कौन से हैं। यहाँ पूछ रहा है स्टेटर साइड से। इंडक्शन मोटर की स्पीड दोनों तरह से कंट्रोल हो जाती है, रोटर से भी और स्टेटर से भी। तो देखो कैस्केड नियंत्रण जो है ना, ये रोटर का है। एक मोटर का जो रोटर EMF देता है वो अगले मोटर के स्टेटर को दे देते हैं। रोटर रियोस्टेट नाम से ही पता लगता है, रोटर में रियोस्टेट लगाते हैं। हाँ, ये विधि केवल स्लिप-रिंग मोटर में लगती है, बस इतना ध्यान रखना। इंजेक्शन EMF इन द रोटर नाम से ही पता लग रहा है, रोटर में बाहरी EMF इंजेक्ट करके अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करके। और ये रहा बाय चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदल कर। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो हमने लगाई, और हमने क्या जो सप्लाई दी वो किसको देते हैं? फिर सबको पता है हम सप्लाई किसको देते हैं, स्टेटर को सप्लाई देते हैं, नो डाउट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हो रहा है और प्रॉपर आपको जो चीज़ है वो समझ में आ रही है। अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर आधारित कई तरह के सवाल हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। 3 फेज़ मोटर के स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन से हैं? यानी मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो मोटर के लिए 2 सर्किट बनाते हैं। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मोटर में जो 2 सर्किट बनते हैं ना, उसमें एक का काम तो होता है केवल पावर सप्लाई लेकर जाना, RYB लेकर जाएंगे और मोटर को सप्लाई दे देंगे। लेकिन इस RYB को कंट्रोल करने के लिए ना एक अलग से सर्किट लगता है, उसे कंट्रोल सर्किट बोलते हैं।
तो पहले तो ऑप्शन बता देता हूँ, डी उत्तर होगा। कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका अपन ने कई बार पढ़ा है। सिंगल फेज सप्लाई होती है, स्टार्ट बटन होता है, स्टॉप बटन होता है, कॉन्टेक्टर कॉइल होती है और ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट होते हैं। ये पहली क्लास में हो चुका है, क्लास नंबर 1 में हो चुका है ये, तो आप ज़रूर उसको देखना। क्लास नंबर 1 मतलब मोटर का जो पहली क्लास शुरू हुई थी ना शुरुआत में, उसमें था इंचिंग सर्किट, और वो जब मैंने आपको अगेन एंड अगेन करवाए थे। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आएंगे पेपरों में, इतने ही क्वेश्चन है, इन्हीं में से आ रहा है बार बार। यार अब तो ITI पास करना, हाँ आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान है कि केवल आपको क्वेश्चन पढ़ने और वो सामने ऑप्शन दिख रहे हैं बस। एक वक्त था जब लिखना पड़ता था नीचे सारा बिना देखे, अब तो दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि चीज़ पढ़ी हुई है और सामने ऑप्शन आए तो याद भी आ जाती है, तो थोड़ा ईजी है। लेकिन सेकेंड ईयर तो पास हो जाएगा, मुझे कोई डाउट नहीं है, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे चिंता हो रही है आपके पास करने के बाद क्या करोगे, नौकरी चाहिए ना, तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपके सीनियर पहले से बाहर बैठे हैं, वो कितनी तैयारी कर चुके होंगे और आपको उनसे कंपटीशन फाइट करना है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आज ही आप फोकस करना शुरू कर दो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से, और इन वीडियो को ध्यान से देखो। अलग कुछ नहीं करना, कंसेप्ट के साथ चीज़ों को भी समझते जाओ। बाकी कंपटीशन वाली भी हम तैयारी करवाते रहते हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, लेदरोइड पेपर में इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, ये अपन काम में लेते हैं। वाइंडिंग में मोस्टली अपन 3 पेपर काम में लेते हैं, मिलिनेक्स पेपर, लेदरोइड पेपर और दूसरा जो लेते हैं वो एम्पायर क्लॉथ मान लीजिए, एम्पायर तो कपड़े में गया, प्रेस फान पेपर और वो मान लीजिए, 3 काम में लेते हैं ज़्यादातर। तो इसमें लेदरोइड पेपर की जो सबसे बड़ी खास बात है ना, वो है कि इसकी पेरा विद्युत शक्ति बहुत होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत होती है, और दूसरा जो सामने ऑप्शन दे ही रखा है कि बेटर एजिंग इफेक्ट, यानी काल प्रभावन बोलते हैं इसको, समय थोड़ा ज़्यादा व्यतीत कर देता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो तो बढ़िया होती है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। वाइंडिंग भी इसी में इंक्लूड कर दी इन्होंने। देखो पहले वैसे तो वाइंडिंग का चैप्टर अलग से हुआ करता था, हम तो जब भी करवाते हैं तो फोल्डर अलग ही बनवाते हैं वाइंडिंग का आपको, लेकिन अब इन्होंने वाइंडिंग मोटरों के साथ ही जोड़ दी, जब जनरेटर मोटर पढ़ते हैं तभी, तो सवाल साथ में आने लग गए। क्या पूछ रहा है, कॉयल और ओवरहैंग भाग को बांधने के लिए किस प्रकार की अचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है या चयन किया जाता है। ओवरहैंग किसे बोलते हैं, मान लीजिए ये स्टेटर है और इस स्टेटर के स्लॉट में कॉयल डाली हुई है, तो यहाँ खांचा बना हुआ है ना, तो कॉयल तो इतनी डली, लेकिन हमें भी पता है कि ये कॉयल यूँ मुड़ करके आती है, वापस सर्किट पूरा करती है कि नहीं करती है। तो ये जो बाहर का भाग होता है ना, इस भाग को ओवरहैंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ओवरहैंग भाग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरहैंग होता है, ये बांधने के लिए हम लोग धागे का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो धागे का प्रकार जो होता है ना, वो टेरिलीन का होता है। वैसे तो सफ़ेद रंग का धागा होता है, मोटा कलर का नॉर्मल वाला, फिर भी ऑप्शन के हिसाब से टेरिलीन धागे की तरफ जाना है। मैं आपको और ऑप्शन बता दूं तो फाइबर ग्लास टेप और ये होती है कि कॉयल को एक साथ बांधनी अगर कहीं पड़ जाए तब। ठीक है, और ये जो स्लीव चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं वाइंडिंग में जॉइंट लगते हैं तब, मान लो तार कम पड़ गई या टूट गई कहीं से टर्न लगाते टाइम। देखो अगला सवाल, AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। कफिंग क्या होती है, मैं आपको पहले तो परिभाषा देता हूँ। जैसे स्लॉट में हमने कॉइल डालनी है यहाँ पर, तो कॉइल डालने से पहले ना सफ़ेद रंग का एक मिलिनेक्स पेपर डाला जाता है नीचे की तरफ, और वो पेपर जो है वो खिसक नहीं जाए, इसलिए उस पेपर को दोनों ओर से मोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कफिंग। लेकिन मोड़ने के बाद भी पेपर में थोड़ा बहुत इश्यू ना रह जाए, इसलिए क्या करते हैं कि उसको फैब्रिक बेस्ड अधेसिव टेप चिपका करके बांध देते हैं वहाँ पर, यानी फिक्सिंग कर देते हैं उसकी स्लॉट के अंदर ही। कफिंग का मतलब होता है पेपर जो है वो स्लॉट के अंदर खिसके नहीं, पहले उसको प्रॉपर करो, क्योंकि वाइंडिंग सीधी स्लॉट में नहीं डाली जाती है, वो तो ग्राउंड हो जाएगी। तो उसके बीच में जो है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं। तो फैब्रिक बेस्ड अधेसिव टेप जो है वो कफिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और हमें इसे डी ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगले सवाल पर आओ, AC वाइंडिंग में कॉइल किसे बोलते हैं। देखो टर्न की परिभाषा आपने सुनी है। हम स्लॉट में क्या करते हैं, कॉइल डालते हैं, तो उस मान लीजिए ये स्लॉट है ऐसे, तो इस स्लॉट में अपन ने टर्न डालने शुरू कर दिए, तो ये कहलाता है टर्न। और जब ऐसे टर्न डालते ही जाएंगे, यानी बहुत सारे टर्न एक साथ जब सीरीज़ में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको
याद जरूर रख लेना, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो जाएगा वैसे। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जो पीडीएफ हमने आपको दी हुई है ऐप में, उसमें से जरूर अच्छे से इनको पढ़ना है। डायग्राम एक भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन तो एज इट इज़ देते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा टेस्ट वाइंडिंग में किया जा रहा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे मुंह ऊपर की तरफ ऐसे चेंज किया हुआ, तो माय डियर इसको बोलते हैं कंपास नीडल। वाइंडिंग में एक टेस्ट आता है जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलरिटी और हिंदी में बोलते हैं ध्रुवता परीक्षण। इसकी 3 विधियां होती है, सर्च कॉइल विधि, 2 पेचकस विधि और एक होती है कंपास, चुंबकीय कंपास बोलते हैं इसे। अगर वाइंडिंग के पास पास के पोल की ध्रुवता सही है, सही मतलब ये अगर एन है तो ये एस बनना चाहिए, ये एन है तो ये एस पोल बनना चाहिए। पास पास के पोल हमेशा विपरीत होते हैं। विपरीत बनते कैसे हैं? धारा की दिशा बदलकर। तो अगर विपरीत है तो सुई के विक्षेप की दिशा बदलनी चाहिए। यहाँ जैसे देखो सब में बदली हुई दिखा रहा है, इसका मतलब ये सही ध्रुवता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? पोलरिटी टेस्ट किया जा रहा है, इसे ध्रुवता परीक्षण बोला जाता है। ए ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। टेस्टिंग वाले सारे पढ़ लेना और बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डायग्राम तो छोड़ना ही नहीं है। देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की इस विधि का नाम क्या है? अभी मैं बता रहा था ना आपको कि रोटर का ईएमएफ अगली मोटर के स्टेटर को दिया जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे सोपान नियंत्रण। क्या बोलते हैं? सोपान। सोपान को इंग्लिश में बोलते हैं कैस्केड। तो ये देखो ये रहा, इस मोटर के रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ, वो बाहर स्लिप रिंग से निकाला और अगली मोटर के देखो स्टेटर को दे रहे हैं। इस मोटर के स्टेटर को देखो 3 फेज सप्लाई से आ रहा है, ये देखो है ना, जो 3 फेज की पावर सप्लाई है वहाँ से इस मोटर को सप्लाई मिल रही है स्टेटर को। इसके स्टेटर में भी ईएमएफ पैदा होता है। इंडक्शन मोटर का काम वैसे ही होता है जैसे ट्रांसफार्मर का होता है। हाँ, रोटर जब शॉर्ट सर्किटेड हो तो धारा चलती है, मैग्नेट बनने के कारण टॉर्क बनता है, चलने लग जाती है। और ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड शॉर्ट नहीं होती है, हम उससे आउटपुट निकाल लेते हैं, इतना ही फ़र्क है। तो ये वाला यहाँ दे दिया, तो इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा ए ऑप्शन, कैस्केड नियंत्रण या कैस्केड प्रचालन विधि। उसके बाद में देखो रियोस्टेट वाला है, तो रोटर में रियोस्टेट दिखाई दे जाता आपको स्पष्ट ही। सप्लाई वोल्टेज चेंज करते तो इसके लिए हम लोग एक रेगुलेटर लगाते हैं अलग से। और रोटर में ईएमएफ इंजेक्शन अगर करना हो तो यहाँ बाहर से वोल्टेज दिखाई भी होती हमें, जो रोटर में ईएमएफ ले जा रही होती। आइए अगले सवाल पर माय डियर, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग में विभिन्न पिच पर कॉइल प्रति पोल प्रति फेज की संख्या 1 से अधिक होती है? यानी प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या 1 से ज़्यादा होगी ना, तो ये होती है हमारी फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग होती है। सामान्यतः इस प्रकार की वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित वाइंडिंग बोलते हैं हम लोग। और ये एक स्लॉट में ऐसे डाली जाती है, जैसे यूँ है ना, तो ये बाहर से तैयार होकर के ऐसे डलेगी, फिर ये वाला खाली छोड़ देते हैं और अगले में डलती है। मतलब खाली कोई स्लॉट खाली नहीं रहता है। मतलब ये हमेशा फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाली जो है ना, ये सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। कौन सी वाइंडिंग होती है? सिंगल लेयर वाइंडिंग का प्रकार होता है। हिंदी में इसे एकल परत वाइंडिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से सवाल पूछा भी जा सकता है। ये देखो भाई, एक न्यूमेरिकल बहुत आएगा, अच्छे से समझ लेना, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ तक क्लास को देख कौन रहा है? पक्की बात है वही देख रहा है जिसको ज़रूरत है। तो फिर आपको क्लास पसंद भी आ रही होगी, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। करो लाइक। आओ अगले सवाल पर। वो कह रहा है कि 36 स्लॉट है और 36 ही कॉइल है, 4 पोल है मोटर के लिए, 3 फेज में डबल लेयर वाइंडिंग है। अब देखो यहाँ डबल लेयर बताने की ज़रूरत नहीं थी। स्लॉट और कॉइल अगर बराबर होती है तो वाइंडिंग डबल लेयर ही होती है। अगर यहाँ वो लिखता ना 18 कॉइल तो वाइंडिंग सिंगल लेयर होती। यानी अगर ये वाली लाइन ना भी लिख करके देता तो भी अपने का काम चल जाता। कोई बात नहीं। वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज गणना कीजिए कितनी है। ये शायद पहले एक पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था, उसमें उसने पूछा था कॉइल की संख्या प्रति फेज प्रति पोल के जोड़े में बताओ। यानी लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सवाल क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा टोटल कॉइल कितनी है बटे फेज इनटू पोल, यानी फेज और पोल की मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए। देखो टोटल कुंडलियां हैं 36 है ना, फेज है 3, पोल है 4, 36 में 12 का भाग दिया, उत्तर आया 3।
यानी 3 कॉइल प्रति पोल प्रति फेज, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बताइए माय डियर, सवाल समझ में आया क्या? आना ही था शायद, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। पिछले में जो आया था वो मैंड्रेल वाला वो आया था। देखो ये वाइंडिंग है और ये आपने रख लिया, बस इससे आप डाल रहे हैं तार। देखने वाले को ही पता लग रहा है मैनुअल वाइंडिंग बोलते हैं इसको, यानी ये मशीन वाली वाइंडिंग तो नहीं हो सकती। और मैनुअल वाले को क्या बोलते हैं? हैंड वाइंडिंग बोल सकते हैं, यानी हाथ से की जाने वाली वाइंडिंग। ठीक है, यानी हाथ से लपेट रहे हैं, मैनुअल बोलते हैं इसको, है ना। तो बस माय डियर, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा आपने। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बहुत उम्मीद है मुझे आपसे। बहुत धन्यवाद।